माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम और आप मिलकर पढ़ेंगे समास। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं समास। समास होते क्या है? जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको मतलब टॉपिक को पहले नेम देखना चाहिए। अब हम समास समास को देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जब मतलब दो या दो मतलब दो शब्द हैं और उसको हमको संक्षिप्त संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, तो उसको छोटा करके मतलब एक शब्द बनाया जाए और उसका मीनिंग निकले, उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, अब इसके पद को देखते हैं। इसमें पद कितने होते हैं? समास रचना में दो पद होते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है। पहले पद को क्या कहा जाता है? पूर्व पद। दूसरे पद को क्या कहा जाता है? उत्तर पद। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा तट। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा पूर्व पद है और कौन सा उत्तर पद है। इस शब्द में गंगा पूर्व पद है और तट उत्तर प्रदेश है, उत्तर पद है। ठीक है, अब जैसा कि हम बात करते हैं समास विग्रह। अब हमने समास तो देख ही लिया कि समास किसको कहते हैं। अब समास विग्रह को देखते हैं। समासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। अब मतलब जो एक शब्द है, अब उसको हम तोड़ के दो शब्दों में करके लिखे तो उसी को हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे कि राष्ट्रपति। अब राष्ट्र का पति, इसमें हमने तोड़ के लिखा और इसका मीनिंग पता चल रहा है ना, राष्ट्र का पति। अब इसका समासिक करेंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं समास विग्रह। अब हम देखते हैं समास के भेद। अब समास के भेद कितने होते हैं? अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं और इनको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, समास के भेद। अब समास के कितने भेद होते हैं? समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है क्रमधारय समास और पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवां है अव्यवहार्य समास। ठीक है, अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ठीक है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अपूर्व पद गौड़ होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे उत्तर पद प्रधान होगा और जो पूर्व पद होगा वो गौड़ होगा। ठीक है, और इसमें कारक चिन्हों का, जब हम इसे विग्रह करेंगे तो उसमें कारक चिन्हों का लोप होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। जैसे देशभक्ति। अब देश के लिए भक्ति। अब ये के लिए क्या है? ये मतलब ये कारक चिन्ह है ना, के लिए। इसको विग्रह करने पे हमको पता चल रहा है के लिए। अब इसको जब हम समासिक करेंगे तो ये जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा, मतलब ये दिखेगा नहीं। जैसे देशभक्ति। अब इसका हमने विग्रह किया तो देश के लिए भक्ति। अब देश के लिए भक्ति कहीं पे लिखा रहेगा तो हम इसको समासिक करेंगे तो देशभक्ति लिखेंगे, तो इसमें के लिए इसमें लोप हो जाएगा। इसी को कहते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भेद को देखते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद मुख्यतः इसके 5 भेद होते हैं। वैसे तो पढ़ा जाता है 6, लेकिन हम लोग 6 पढ़ेंगे और इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहले तो सबसे पहले इसका क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। और इसमें कर्म कारक की विभक्ति को जब समस्त पद बनाते हैं, इस विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें किस चिन्ह का होता है? को जैसे कि हमको पता है कि कर्म कारक में किस चिन्ह, क्या कौन सा चिन्ह होता है? को। और जब इसको हम समासिक बनाते हैं तो इसको का चिन्ह है, जो है इस चिन्ह है, वो उसका लोप हो जाता है, मतलब वो दिखता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं वनगमन। वन को गया, मतलब वन को गया, तो इसमें जब हम विग्रह किए तो इसका क्या होगा? को। तो ये को क्या है? ये दो कर्म कारक है, तो कारक चिन्ह का लोप हो रहा है ना। रथ चालक। अब रथ को चलाने वाला, तो यहाँ पे भी को का हो रहा है, तो इसमें इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष है। जिस भी मतलब जो भी विग्रह करेंगे अगर उसमें को आए तो वो कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, अब बात करते हैं करट तत्पुरुष। करट कारक की विभिन्नता से के द्वारा है। जब समस्त पद बनाते समय इन विभक्तियों का लोप हो जाता है तो वो करट तत्पुरुष समास। जिस भी समास में अगर जब हम विग्रह करेंगे तो से के द्वारा आए, अगर जब उसे हम समासिक पद बनाए, मतलब विग्रह हुआ है और उसको समासिक बनाए, तो से जो है से के द्वारा उसका लोप हो जाए तो उसे हम कहते हैं करट तत्पुरुष समास। ठीक है, अब बात जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। हस्त लिखिए, हाथ से लिखिए। अगर ये कहीं पे ये दिया हो हाथ से लिखित, तो हम इसको जब वो समासिक पद बनाएंगे तो क्या होगा? हस्त लिखित, यही ना होगा। तो यहाँ पे से का लोप हो जाएगा, तो इसी को कहेंगे करट तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित।
अब यहाँ से जब हम इसको समासिक बनाएंगे तो ये से हट जाएगा, अकाल पीड़ित हो जाएगा। ठीक है। रेखा केंद्र, रेखा द्वारा अंकित, अब द्वारा इसमें आ रहा है ना विग्रह करने पे, तो ये कौन से कारक का चिन्ह है, करड़ कारक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, करड़ तत्पुरुष समास। ओके। रस भरा, रस से भरा, अब जब इसको समासिक पद बनाएंगे तो रस भरा हो जाएगा। ठीक है। करड़ तत्पुरुष और कर्म तत्पुरुष समझ में आए। अब बात करते हैं हम लोग संप्रदान तत्पुरुष। अब किसकी बात होगी, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, जैसे कि संप्रदान कारक हम लोग पढ़े हैं, इसका चिन्ह क्या होता है, के लिए। अब संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, और जब इसे समास में इस विभक्ति का लोप है, इसे समासिक बनाएंगे तो इसका लोप हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। लोप का मतलब क्या होता है, छिप जाना। गौशाला, गौ के लिए शाला, अब वो किसके लिए शाला है, गौ के लिए। तो यहाँ पे के लिए आ रहा है ना, तो के लिए क्या है, के लिए जो होता है, ये के लिए ये होता है संप्रदान कारक। तो इसको हम कह सकते हैं, किसी भी समास में अगर जो विग्रह करने पे के लिए आए तो उसे हम कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब बात करते हैं युद्ध भूमि। अब युद्ध के लिए भूमि, अब के लिए भी इस यहाँ पे हम देखेंगे विग्रह करने में कौन से चिन्ह आ रहा है, अगर के लिए आए तो वो संप्रदान तत्पुरुष है। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। मालगाड़ी, किसके लिए गाड़ी है, माल के लिए गाड़ी, तो हमको विग्रह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी देखते ही पता चल जाएगा, जब हम विग्रह करेंगे तो माल के लिए गाड़ी, तो कौन से चिन्ह आ रहा है, के लिए। तो ये कौन सा समास हुआ, संप्रदान तत्पुरुष समास। ओके। अब बात करते हैं आपादान तत्पुरुष समास की। आपादान तत्पुरुष में देखते हैं, समस्त पद बनाते समय जब आपादान की विभक्ति से इस आपादान तत्पुरुष, आपादान जो आपादान कारक होता है इसका चिन्ह क्या होता है, से अलग होना। ठीक है। तो इसमें आपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा, समस्त पद बनाते समय जब आपादान की विभक्ति से अलग होने का भाव का लोप हो जाता है। जब अलग होने का भाव, जब हम समासिक बनाएंगे तो उसमें जो ये से अलग होना उसको लोप हो जाएगा, उसी को हम आपादान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, रोग मुक्त, किससे मुक्त होना, रोग से मुक्त। तो ये से किसका है, इसका मतलब अलग होना दिखा रहा है ना, मुक्त हो जाना, तो रोग से मुक्त, तो ये आपादान तत्पुरुष है। ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धिहीन, किससे हीन है वो, बुद्धि से हीन है। तो बुद्धिहीन अगर जब इसमें विग्रह करेंगे तो बुद्धिहीन, और जब ये कहीं पे ये दिया रहेगा बुद्धि से हीन, तो इसका समास बनाते समय बुद्धिहीन हो जाएगा, तो से हट जाएगा, मतलब से का लोप हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि आपादान तत्पुरुष है। किसी भी समास में विग्रह करेंगे तो अगर उसका चिन्ह से आए तो उसको हम कह सकते हैं कि आपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, गुड़हीन, किससे हीन है वो, गुड़ से हीन है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है इसका चिन्ह, से, गुड़ से हीन। ओके। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक का मतलब संबंध जो कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है, समस्त पद बनाते समय संबंध कारक की विभक्ति का, की, का लोप होता है। जब जैसे संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के, की। ठीक है। तो अब जब इस संबंध तत्पुरुष को में जब विग्रह करेंगे तो इसका का, के, की चिन्ह आएगा, और जब उसे समास बनाएंगे तो का, के, की चिन्ह का लोप हो जाएगा, मतलब वो छिप जाएगा, तो वो संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। समस्त पद बनाते समय जब संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, का लोप हो जाता है तो वह संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, गंगा जल, गंगा का जल। अब इसमें गंगा जल है तो इसका हम जब कर रहे हैं विग्रह तो इसका क्या आ रहा है, गंगा का जल। अब राजपुत्र, किसकी पुत्र, राजा की पुत्र, की आ रहा है ना। अब ये यहाँ पे विग्रह करने पे या तो का आए, या तो की आए, या तो की आए, या तो का आए, तो इसमें तब वो कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की आने पे वो संबंध तत्पुरुष होगा। अब जब इसको हम समास बनाएंगे, मतलब जो इसका विग्रह उसको हम समास में करेंगे तो गंगा का जल, का, के, की जो होगा उसका लोप हो जाएगा। राजपुत्री, राजा की पुत्री। भारत रत्न, किसका रत्न, भारत का रत्न। अब जो इसको समास बनाएंगे तो का लोप हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष की। अब समस्त पद बनाते समय जब अधिकरण कारक में और पर का लोप हो तो वो अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि जानते हैं हम, अधिकरण कारक होता है उसमें उसका चिन्ह क्या होता है, में पर,
तो इसी में अगर जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, में और पर, और जब समास बनाएंगे तो में और पर का लोप हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, वनवास, वन में वास। अब जो इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा चिन्ह आना चाहिए, में पर। अगर में पर आया तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास है, अगर में पर नहीं आया तो अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है। वनवास, वन में वास। अगर जो यहाँ पे वन में वास दिया, अगर मुझे हम समास बनाना हो इसका तो वनवास, तो इसका में का लोप हो जाएगा ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, किस में प्रवेश होना है, गृह में प्रवेश। तो इसका जब हम विग्रह कर रहे हैं तो इसके कौन से चिन्ह आ रहा है, में। तो गृह में प्रवेश, तो में आएगा तो हमको पता है कि अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, जैसा कि हमको पता है अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में। ठीक है। अब आत्मविश्वास, किस पे विश्वास है, आत्मा पर विश्वास। अब में आए या पर आए तो वो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अगर ये दोनों चिन्ह जब समास बनाते समय लोप हो जाएंगे तो अधिकरण समास होंगे, और जब विग्रह करते समय इन चिन्हों, ये मतलब ये चिन्ह है में और पर आए तो वो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ओके। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण का विशेष्य, मतलब जो विशेषण होता है उसका विशेष्य हो, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध हो। उपमेय और उपमान का संबंध होता है, या तो उसमें विशेषण तथा पहला पद विशेषण होगा, या तो दूसरा पद विशेषण का विशेष्य होगा, अथवा जो पद होंगे उसमें उपमान और उपमेय का संबंध बताएंगे, तो उसे हम कर्मधारय समास कैसे। अब यहाँ पे देखते हैं विशेषण और विशेष्य की एग्जाम्पल, जैसे नील कमल। अब किसके मतलब कैसा है, मतलब जो उसका विशेषण उसका विशेष्य बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है जो कमल, मतलब नीला है जो कमल। महापुरुष, कैसे हैं वो पुरुष, महान है जो पुरुष। अगर मतलब जो उसका बताए किसी मतलब किसी विशेषण का विशेष्य बताए तो वो कर्मधारय समास होगा। अब इसमें उपमान और उपमेय देखते हैं। उपमान और उपमेय मतलब उसी के समान, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, मतलब किसके समान मुख है, चंद्रमुखी, तो चंद्रमा के ही समान मुख है। और कनक कलता, मतलब कनक कलता मतलब क्या होता है, कनक के समान लता, वो कनक के ही समान लता है। तो अगर किसी के समान बताया जाए तो उसमें उपमेय, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अगर विशेषण का विशेष्य हो तो भी कर्मधारय समास होगा, उपमान और उपमेय का संबंध हो तो भी कर्मधारय समास होगा। ओके। अब द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद निश्चित संख्यावाची हो तथा दूसरा पद समूहवाचक हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पहला पद कोई निश्चय, मतलब वो निश्चित हो, निश्चित संख्या, जैसे 1 2 3 ऐसे होते हैं ना, निश्चित हो, तो ये निश्चित पहला पद निश्चित होना चाहिए, और जो दूसरा पद हो वो समूह में हो, तब वो द्विगु समास कहलाता है। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे चौराहा, तो मतलब ये चौराहा है, 4 राहों का समूह। तो पहला पद जब हम विग्रह कर रहे तो इसका ये हमको एग्जैक्ट पता है कि ये 4 मतलब निश्चित है कि ये 4 मतलब निश्चित संख्यावाचक है ना 4, और ये जो दूसरा पद आ रहा है वो समूहवाचक, 4 राहों का समूह। तो जहाँ पे पहला पद निश्चित संख्यावाचक हो और जो दूसरा पद हो वो समूहवाचक हो, उसे हम कहेंगे। ठीक है। अब दूसरा है सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तो 7 क्या है, 7 एक मतलब निश्चित संख्यावाचक है, और ये दिनों का समूह। अब दूसरा पद जो आ रहा है वो दिनों का समूह आ रहा है, दूसरा पद समूह आ रहा है और पहला पद संख्यावाचक आ रहा है, मतलब निश्चित संख्यावाचक आ रहा है। तो जिस भी समास में हम जैसे कोई भी वो, अगर हम समास विग्रह करें तो पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद समूहवाचक है, तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोण, जैसे 3 कोणों का समाहार। तो पहला पद हम क्या देखना है, जब विग्रह हम करेंगे तो हमको क्या देखना है कि पहला पद निश्चित हो, और दूसरा पद जो पहला पद है वो निश्चित होना चाहिए, और जो दूसरा पद होना चाहिए वो समूह में होना चाहिए। ठीक है। चतुर्भुज, 4 भुजों का समूह समाहार। तो 4 भुजाएं मतलब ये निश्चित संख्यावाचक है, और दूसरा जो पद आ रहा है वो मतलब जो जैसे 4 भुजाओं का समारोह, तो 4 निश्चित है, और ये जो समारोह है भुजाओं का समारोह ये समूह है। ठीक है। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इजी होता है,
जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा एवं आदि का योजक लुप्त हो जाते, मतलब जहाँ पे और अथवा एवं होंगे वो समास बनाते समय वो लुप्त हो जाएंगे, मतलब छिप जाएंगे। अगर जहाँ पे उसका समास दिया रहेगा उसका विग्रह करना रहेगा तो और या आदि ये सब आएंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सुख दुख। अब जब इसका विग्रह करेंगे सुख और दुख, और जब ये यहाँ पे ये दिया होगा सुख और दुख तो इसका समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुख दुख। तो ये और का चिन्ह हट जाएगा ना, जहाँ पे और यो आदि का चिन्ह लुप्त हो जाता है, या तो विग्रह करते समय वो आएगा और समास करते समय वो लुप्त हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। जैसे हानि लाभ, हानि या लाभ, तो इसको विग्रह करते समय किस चीज़ का या आए और आए यूँ आए, इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। और इसका मतलब जब समास बनाते समय इसका लोप हो जाएगा, ठीक है, मतलब छिप जाएगा। अपना पराया, अपना और पराया, विग्रह करने पे कौन सा चिन्ह है, और, तो और क्या है, जब अगर अपना और पराया इसको समास बनाएंगे तो और हट जाएगा, ठीक है। और जब इसका विग्रह करेंगे तो और यूँ या ये सब आएंगे, ठीक है। अब ये सबसे आसान होता है, अपना अपना पराया, खाना पीना, दिन रात, इसी सब होता है। तो दिन रात जब इस दिन रात, तो दिन रात क्या है, दिन रात, दिन और रात, ये ना होगा, मम्मी पापा, मम्मी और पापा। तो या तो और आएगा या तो या आएगा या तो यूँ आएगा। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, विग्रह करते समय और आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे मतलब इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होंगे और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत, मतलब जो दिया रहेगा तो उसमें जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, जो उससे विकार उत्पन्न होगा वही उसी की ओर संकेत करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो इसमें कोई प्रधान नहीं है। अब तीसरा जो निकल रहा है वह उस मतलब वही प्रधान बन जा रहा है और उसी की ओर संकेत भी किया जाए। चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, दशानन, दश आनन है जिसकी अर्थात रावण, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, एक है दंत जिसके अर्थात गणेश। तो इसमें बहुव्रीहि समास में हमको मतलब ये पता चल जाएगा कि अगर जब हम उसका विग्रह करेंगे तो दोनों पद मतलब कोई भी पद उसमें प्रधान नहीं होगा, जो उससे निकलेगा तीसरा पद उसी को संकेत करेगा और वही प्रधान भी होगा, ठीक है। और इसको इसमें ज़्यादा नहीं उससे इसको मतलब याद भी कर सकते हैं, या तो जैसे कि हम कोई भी चीज़ याद करके पढ़ना नहीं चाहिए पहली बात तो। ये वैसे अगर ज़्यादा है तो उसमें मतलब हम लोग याद कर सकते हैं इसको, और वैसे समझेंगे तो हो सकता है मतलब इसमें ज़्यादा समझ में नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन 2-3 बार पढ़ने से आ जाता है। चतुर्भुज, ठीक है। अब बात करते हैं अविभाज्य समास। अविभाज्य समास कहते हैं जिस समास में दोनों पद कोई एक पद अव्यय हो या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अविभाज्य, जैसे पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा और अव्यय या उपसर्ग होगा, और दूसरा पद जो होगा वो संज्ञा होगा। मतलब पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा या तो उपसर्ग होगा और जो दूसरा पद होगा वो संज्ञा होगा। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर, मतलब आजन्म मतलब जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, प्रति मतलब प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, भर पेट, पेट भर, ठीक है। और विभाज्य समास में पहला पद जिस जिस भी समास मतलब पहले हम उसको विग्रह करते समय देखेंगे कि उसका पहला पद अव्यय है, और जब वो अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा तब वो हम जान जाएंगे कि वो अविभाज्य समास होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये मतलब समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।